देखिए स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? ठीक है, देखो हमने पहले पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आज का हमारा टॉपिक है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ का जरूरत क्यों पड़ा, सेकेंड लॉ क्यों पढ़ते हैं, इन सब चीज़ों को देखेंगे। हालांकि इसका आपको सिर्फ डेफिनेशंस पढ़ना है। ठीक है, हम जो भी फिलहाल जो हमारे सिलेबस में है या हम जो भी पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ के ऊपर ही पढ़ते हैं हम लोग। एक मिनट होल्ड करेंगे सर। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जरूरत हमको क्यों पड़ा? क्योंकि फर्स्ट लॉ जो है वो प्रोसेस को तो समझाता है लेकिन प्रोसेस की फिजिबिलिटी को नहीं समझाता। फिजिबिलिटी कहने का मतलब है कि प्रोसेस होगा कि नहीं होगा, इसकी कोई भी व्याख्या वो नहीं करता है, इसको वो अच्छे से नहीं समझा पाता। ठीक है, तो उसी चीज को हम देखेंगे और इसके भी काफी सारे स्टेटमेंट्स हैं जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। आपको आपके एग्जाम में भी इसके सभी स्टेटमेंट्स को ही लिखना है। अब कोई बता सकता है फर्स्ट लॉ क्या था हमारा? हमारा फर्स्ट लॉ क्या था, कौन बताएगा? डिमेरिट्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, फर्स्ट लॉ का डिमेरिट्स क्या क्या है, अभी जो इसका डिमेरिट होगा वही हमारा सेकेंड लॉ को एक्सप्लेन करता है। तो सबसे पहला डिमेरिट है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द फिजिबिलिटी ऑफ ए प्रोसेस। इट डज नॉट एक्सप्लेन द फिजिबिलिटी ऑफ ए प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस होगा कि नहीं होगा, संभव है या नहीं है, उस चीज को ये नहीं समझाता। ये सिर्फ कहता है कि प्रोसेस है, अब होगा कि नहीं होगा उसके ऊपर इसकी कोई गारंटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, रनिंग वाटर अप द हिल। ठीक है, अब जैसे देखो कि पानी अगर ऊपर पहाड़ से गिर रहा है तो वो खुद ब खुद गिरता है, उसमें हमको कोई मोटर लगाने की जरूरत नहीं है, कोई पंप लगाने की जरूरत नहीं है पानी को खींचने के लिए। लेकिन अगर पानी को हमको पहाड़ के ऊपर चढ़ाना है तो हमको कंपलसरी एक पंप लगाना होगा, एक मोटर लगाना होगा, या यूं कहे हमको एक एक्सटर्नल सोर्स लगाना होगा इस पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए। जैसे हम लोग अपने घर पे ही अगर पानी को टंकी में चढ़ा रहे हैं तो हम बिना मोटर के नहीं चढ़ा सकते। ऐसा नहीं कि पाइप हमने लगा दिया और पानी खुद ब खुद जा रहा है। ठीक है, बिना मोटर के वो पानी कभी नहीं चढ़ सकता। तो इसी चीज को फर्स्ट लॉ नहीं समझाता है, वो इस चीज को नहीं बतलाता। तो ये इसका सबसे पहला डिमेरिट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वाटर नीड्स एन एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स या एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। देन दूसरा इसका डिमेरिट है, दूसरा एग्जांपल हम दे सकते हैं,
diffusion of a gas from lower pressure region to higher pressure region। ठीक है, अभी डिफ्यूजन प्रोसेस किसको किसको याद है? आप में से किसको डिफ्यूजन का प्रोसेस याद है, या डिफ्यूजन आपने कहाँ पे देखा है? डिफ्यूजन देखा आपने कहीं आइस में? आइस में गैस कहाँ रहता है आलोक? यहाँ मैं गैस की बात कर रहा हूँ, डिफ्यूजन ऑफ ए गैस। देखो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। बैलून आप फुलाते हैं, ठीक है, तो बैलून देखो अचानक से फट जाए या बैलून का हवा धीरे धीरे निकलता हो, तो वो जो प्रोसेस है वो आपका डिफ्यूजन का प्रोसेस है। आप देखो कि आपने बैलून को अगर फुला के छोड़ दिया, ठीक है, और रात भर आपका बैलून फुला हुआ है, तो जितना आपने रात में फुलाया था उतना ही साइज उसका नहीं रहता, सुबह होते होते उसका साइज घट जाता है। तो उसका रीजन क्या है कि बैलून्स में काफी सारे पोर्स होते हैं, ठीक है, पोर्स मतलब काफी सारे छिद्र होते हैं, जैसे हमारे शरीर में होते हैं ना जो पसीना निकलने के काम में आता है, तो वैसे पोर्स बैलून में भी होता है। ठीक, तो धीरे धीरे रात भर में उस पोर्स के मदद से अंदर का जो हवा है वो धीरे धीरे डिफ्यूज करता रहता है। अभी डिफ्यूजन का क्या है, तो मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, जैसे उस बैलून का जो एयर है वो मिक्स हो रहा है बाहर वाले एयर के साथ, तो उसको हम डिफ्यूजन कहेंगे। ठीक है, उसी तरीके से आप डिओड्रेंट लगाते हैं, तो देखो डिओड्रेंट का क्या है कि आप एक जगह अगर उसको स्प्रे कीजिए तो थोड़ी दूरी पे भी आपको सेंट मिलता है। ठीक, क्यों सेंट मिलता है? तो जो डिओड्रेंट है, डिओड्रेंट में जो गैसेस होते हैं वो गैस बाहर निकलते हैं, निकलने के बाद आपका एयर के मॉलिक्यूल से मिक्स होते हैं, तो उस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो डिफ्यूजन अपने आप नहीं हो सकता, किसी ना किसी प्रेशर की जरूरत है। अब जैसे देखो डिओड्रेंट, आप जब डिओड्रेंट यूज कर रहे हैं तो डिओड्रेंट के ऊपर में आप उंगली रखते हो तब उसे दबाते हो, मतलब आप वहां पे प्रेशर लगा रहे हैं और तब जाके आपको गैस बाहर निकलते हुए दिख रहा है। तो ये जो फिजिबिलिटी है, मतलब कितने आसानी से एक प्रोसेस किया जा सके, उस चीज को थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ नहीं समझाता। ठीक है, उसी तरीके से तीसरा इसका डिमेरिट, वेदर द हीट कैन फ्लो फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू हॉटर हॉटर बॉडी। ठीक है, ये भी प्रोसेस है जो इस चीज को नहीं समझाया जा सकता। ठीक, हम क्या जानते हैं कि हॉट बॉडी से सिर्फ कोल्ड बॉडी तक आपका हीट ट्रांसफर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, कोल्ड बॉडी से भी आपका हीट ट्रांसफर होता है, तो इस चीज को फर्स्ट लॉ नहीं समझाता। ठीक, और हम चले आते हैं स्टेटमेंट्स ऑफ सेकेंड लॉ। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ। ठीक, फर्स्ट, यहाँ तक क्लियर है तीनों पॉइंट आप लोग को? हम्म, ठीक है, देखिए इसका स्टेटमेंट का सबसे पहला स्टेटमेंट है कि ऑल द spontaneous process are irreversible।
ठीक है। अभी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहने का क्या मतलब है कि वैसे प्रोसेसेस जो एक बार स्टार्ट हो जाएं और एक ही डायरेक्शन में चलते हों, उन्हें हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। जैसे फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, ठीक, डिफ्यूजन ऑफ गैस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। उसके बाद आपका अभी जो ऊपर एग्जांपल दिए हैं हम लोग, वाटर रनिंग अप द हिल, तो ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। तो इन सभी को हम इरिवर्सिबल कहते हैं, मतलब इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो ऑल द स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल। देन स्टेटमेंट टू नहीं, इसी में एक एग्जांपल है कि ऑल द नेचुरल प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस, ठीक है। जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस हैं सभी को स्पॉन्टेनियस कहते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जांपल आप ले लो, तो हमारा मौसम, ठीक, एक मौसम जैसे गर्मी का मौसम, ठंडा, तो बरसात, ठीक है, ये सभी मौसम आते जाते रहते हैं। आज गर्मी है, फिर बरसात आएगा, फिर ठंडा आएगा, ठीक है, और ये अगले साल फिर रिपीट होगा। लेकिन आप एक चीज देखिए कि इस प्रोसेस में जितना गर्मी इस साल है, अगले साल उससे ज्यादा गर्मी पड़ता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, एक बार आपका चालू हो रखा है तो इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। मतलब हम 10 साल पहले का मौसम हम लेके नहीं आ सकते, या यूं कहे तो हम 5 साल पहले का भी मौसम लेके नहीं आ सकते, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो सेकेंड लॉ का जो स्टेटमेंट है ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 2, द कंप्लीट conversion of heat into work is impossible, ठीक है। अब कहने का क्या मतलब है कि हम जैसे देखो कोई भी प्रोसेस यूज कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे एनर्जी हमको देखने को मिलता है, ठीक। अब मान लीजिए कोई हीट एनर्जी है, या यूं कहे तो आप गाड़ी अगर चला रहे हो, गाड़ी में पेट्रोल हम जितना लेते हैं, कंपनी क्या कहती है कि ये गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से चलेगी, ठीक है। लेकिन क्या कोई गाड़ी 60 किलोमीटर पक्का हमको देता है? बिल्कुल नहीं देगा। तो वहां पे कुछ ना कुछ हमारा लॉस ऑफ एनर्जी भी देखने को मिलता है। लॉस ऑफ एनर्जी कैसे देखने को मिलेगा? तो जैसे गाड़ी से धुआं निकलता है तो वो एक तरह का लॉस है, ठीक है, वहां पे भी तो कुछ ना कुछ हमारा एनर्जी लॉस होता है। उसका गाड़ी में वाइब्रेशंस होते हैं, गाड़ी में फ्रिक्शंस होते हैं, तो इसके वजह से भी हमको कुछ ना कुछ लॉस देखने को मिलता है, ठीक। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये बेसिकली क्या कहता है कि हम कंप्लीटली हीट को 100% वर्क में नहीं बदल सकते, और ना ही वर्क को 100% किसी एनर्जी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। वहां पे हमको कुछ ना कुछ लॉस देखने को पक्का मिलता है, चाहे वो फ्रिक्शन का लॉस हो, चाहे वो वाइब्रेशन से लॉस हो, चाहे वो वेस्ट रेसिड्यू से लॉस हो, ठीक है। वेस्ट रेसिड्यू कहने का मतलब है जो गाड़ी से धुआं निकलता है वो आपका वेस्ट रेसिड्यू हो गया, बचा खुचा गंदा चीज, ठीक है। ये आपका दो स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 3, it is impossible to construct a machine in cycle which can convert energy which can convert heat completely into the equivalent amount of work producing any changes, ठीक है। अभी तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि हम कोई मशीन बना रहे हैं,
ठीक है, चाहे वो मशीन कुछ भी हो, गाड़ी हो या हमारे घर में मिक्सर हो या हमारे घर का आप कह लो ट्रिमर कह लीजिए, या जो मोटर मशीन होता है, जैसे घर में पानी खींचने का मशीन है, ठीक है। तो इन सब मशीन में ऐसा ये प्रोसेस नहीं है कि इसमें कुछ ना कुछ लॉस ना होता हो, ठीक है। कुछ ना कुछ लॉस तो आपको कंप्लीट कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा ही। ऐसा नहीं है कि जितना आपने एनर्जी सप्लाई किया उस मशीन को उतना ही आपको वापस से वर्क देखने को मिलना चाहिए, ठीक है। कुछ ना कुछ लॉस होता है। जैसे सेकंड स्टेटमेंट जो मैंने बताया, ये उसी का एक मॉडिफाइड स्टेटमेंट आप कह सकते हो, ठीक है। कि कोई ऐसा मशीन नहीं है कि अगर वो साइकिल में काम कर रहा हो, साइकिल कहने का मतलब है एक प्रोसेस में काम कर रहा हो, ठीक है, तो उस प्रोसेस में उसको कंप्लीटली वो वर्क आपको देगा ही देगा। अब जैसे देखिए, घर जहां बन रहा है या जहां कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, तो वहां पे एक मशीन रखा होता है जिसमें सीमेंट, देन गिट्टी और आपका बालू मिलाया जाता है, रेत मिलाया जाता है। तो वहां पे जो मशीन है वो काफी ज्यादा आवाज करता है, काफी ज्यादा हिलता भी है। क्यों? क्योंकि उसमें वाइब्रेशंस हो रखा है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक सप्लाई वहां से हमको दिया जा रहा है वो कंप्लीटली यहाँ पे वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाता, ठीक। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ वाइब्रेशंस में आपका एनर्जी लॉस होता है। और एक्चुअल में देखा जाए तो अभी के टाइम में कैसा है कि वाइब्रेशंस और फ्रिक्शन से काफी ज्यादा एनर्जी लॉस हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी सेकेंड लॉ के स्टेटमेंट है। देन स्टेटमेंट नंबर 4, without the use of external source, heat cannot by itself pass from a colder body to hotter body, ठीक है। तो बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के, बिना किसी मदद से कभी भी कोल्ड बॉडी से हीट जो है हॉट बॉडी की तरफ नहीं जा सकता, हमेशा हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ ही जाएगा। तो ये एक टाइप का स्टेटमेंट है। इससे देखो जनरली क्या है कि स्टेटमेंट कहता क्या है कि चाहे तो कोई एक्सटर्नल सोर्स चाहिए, चाहे तो कुछ बाहरी चीज चाहिए ताकि हम एनर्जी को ड्राइव कर सकें, ठीक। या फिर ऐसे प्रोसेसेस जिनकी फिजिबिलिटी हो, आसान भाषा में अगर हम समझ सकें तो सेकेंड लॉ हमको ये कहता है कि कोई प्रोसेस कितनी आसानी से किया जा सकता है और उस प्रोसेसेस में क्या क्या नुकसान देखने को मिलता है वो हमको सेकेंड लॉ समझाता है। चलिए एक बार सभी पॉइंट्स को पढ़ लीजिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। सभी पॉइंट्स को पढ़ लें तो एक बार ओके लिखिए या क्लियर लिखिए, तो मैं थर्ड लॉ पे चलूंगा। स्टेटमेंट 4 फिर से देखो। 4 अभी मान लीजिए एक एग्जांपल में लेता हूँ। आपने क्या किया, एक बर्तन में गर्म पानी किया और एक बर्तन में आप ठंडा पानी करो, ठीक है। तो अगर इसका एग्जांपल लें तो देखो इस तरीके से, यहाँ पे आपके पास हॉट वाटर है और यहाँ पे आपके पास कोल्ड वाटर है, ठीक है।
अब हम जनरली क्या जानते हैं कि यहाँ से हीट निकलेगा और ये इधर की ओर ट्रांसफर होगा, ठीक है, हीट यहाँ से निकल के इधर की ओर बढ़ेगा, ठीक, ये हम जानते हैं। लेकिन अगर हमको इस जगह पे ऐसा चाहिए कि हीट यहाँ से निकले और यहाँ की ओर जाए, तो ऐसा करने के लिए हमको क्या करना होगा कि कुछ ना कुछ कोई ना कोई ऐसा मशीन लगाना पड़ेगा जो इस प्रोसेस को रिवर्स करता हो, ठीक है। तो इसी चीज को ये फोर्थ लॉ समझाता है कि बिना किसी एक्सटर्नल मशीन के या बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के, ठीक है, हम इस प्रोसेस को नहीं कर सकते। लेकिन फर्स्ट लॉ क्या कहता था कि हम हर प्रोसेस को कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सिर्फ फिजिबिलिटी नहीं बताता था, ये इस चीज को नहीं समझाता था। यही फर्क है फर्स्ट और सेकंड लॉ का, ये स्टेटमेंट में। समझ में आया? बाकी आप लोग को, आलोक, संदीप, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थर्ड लॉ, ठीक है। अभी थर्ड लॉ, एक थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, और ये आपका लास्ट टॉपिक भी है। अब देखो थर्ड लॉ थर्मोडायनामिक्स में सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, एंट्रोपी। व्हाट इज एंट्रोपी, कौन बताएगा एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी क्या है, किसको कहते हैं? पता है कि नहीं? नहीं पता है तो नो लिखिए ताकि मैं समझाऊं फिर। कंचन, संदीप, ठीक है। देखो मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको। मेरे पास, मैंने क्या किया, दो सब्सटेंसेस लिया, ठीक है, दो क्रिस्टलाइन बॉडी है, ये क्रिस्टलाइन बॉडी 1, क्रिस्टलाइन बॉडी 1, और ठीक है, और ये हमारे पास क्रिस्टलाइन बॉडी 2। अब हमको इसमें एटम्स का अरेंजमेंट दिखाना है, ठीक है। मान लीजिए इसका जो एटम है या आयन है वो इस तरीके से है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, इस तरीके से। और क्रिस्टलाइन बॉडी 2 जो है इसका जो अरेंजमेंट है वो इस तरीके से अरेंज है। देखो यहाँ थोड़ा बनाने में दिक्कत हो रहा है तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, ठीक है। मैं एक सेकंड कोशिश करता हूँ बनाने का, ये माउस से बनाने में काफ़ी दिक्कत होता है। तो इस जगह पर मैं लिख देता हूँ कि परफेक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे imperfect arrangement of ions, atoms और molecules, ठीक है। ये दो टाइप के अरेंजमेंट है, एक जगह परफेक्ट है और एक जगह इम्परफेक्ट है, ठीक है।
तो इस जगह पे क्या होता है, जब हम एंट्रोपी की बात करते हैं तो एंट्रोपी जो है हमको परफेक्ट अरेंजमेंट को समझाता है। ठीक, परफेक्ट अरेंजमेंट कैसा है, तो आप जब सूटकेस मान लीजिए पैक कर रहे हैं, तो सूटकेस में कैसा है कि आप हर एक कपड़े को ढंग से अरेंज करके लगाते हैं। ठीक, लेकिन उसी जगह पे आप क्या करो, तो उसी जगह पे आप क्या कीजिए, कपड़े को जैसे तैसे फेंक के सूटकेस को बंद करने का प्रयास कीजिए। तो जो आपका परफेक्टली अरेंज किया हुआ सूटकेस है वो अच्छे से बंद हो जाएगा। जो आपका परफेक्टली अरेंज किया हुआ सूटकेस नहीं है वो अच्छे से बंद नहीं होगा, आपको उसमें मेहनत करना पड़ेगा। तो जो हमारे पास जो हमारा एंट्रोपी टॉपिक है, एंट्रोपी इसी चीज को समझाता है। ठीक है, इसको अगर एक लाइन में समझा जाए तो इसको कहते हैं रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस। रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल, एटम्स या फिर आयंस। ठीक है, रैंडमनेस का मतलब है कि जैसे तैसे अरेंज रहना। तो अगर एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस जो है वो जैसे तैसे अगर अरेंज है तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एंट्रोपी। तो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस अगर अच्छे से अरेंज है, परफेक्टली अरेंज है, जैसा यहाँ पे क्रिस्टलाइन बॉडी 2 में मैंने दिखाया है, अगर ये परफेक्टली अरेंज है तो यहाँ पे हम लिखते हैं मिनिमम एंट्रोपी। मिनिमम एंट्रोपी और the entropy is 0। और यहां पे हम लिखेंगे मैक्सिमम एंट्रोपी और द एंट्रोपी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ये टॉपिक आपका एंट्रोपी से ही डील करता है। ठीक है, इसका भी हमको सिर्फ डेफिनेशंस वगैरह पढ़ना है, एक फार्मूला है वो पढ़ना है, क्योंकि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स काफ़ी वास्ट है, जो अभी भी अनडिफाइंड तो नहीं कह सकते, लेकिन इसमें अभी भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो खोजना बाकी है। ठीक है, तो इस वजह से इसको काफ़ी कम पढ़ा जाता है। बेसिकली जो भी क्वेश्चंस हैं हमारे सिलेबस में पूछे जाते हैं वो सब फर्स्ट क्लास से ही पूछे जाते हैं। अब देखो इस जगह पे इसका जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन इसी चीज से बन के आता है। तो डेफिनेशन क्या कहता है कि अगर परफेक्टली अरेंज्ड है मॉलिक्यूल्स, ठीक है, पर किसी भी क्रिस्टल का मॉलिक्यूल्स अगर परफेक्टली अरेंज है तो वो किसी खास टेम्परेचर पे ही होना चाहिए। ठीक, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल का या यूं कहे तो हर एक सब्सटेंस का कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है, कुछ ना कुछ हीटिंग टेम्परेचर है। तो ये जब अरेंज होंगे परफेक्टली तो ये एक खास टेम्परेचर पे होना चाहिए और उस टेम्परेचर को कहा जाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर विच इज 0। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एंट्रोपी है वो एंट्रोपी हमारा क्रिस्टलाइन बॉडी 2 के लिए 0 है। कब 0 है, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, जो कि 0 लिया जाता है। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 कितना होता है, दैट इज केल्विन का टेम्परेचर। ठीक है, तो डेफिनेशन हमारा क्या आएगा, थर्ड लॉ ऑफ डेफिनेशन क्या कहता है कि परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए जो एंट्रोपी है वो 0 लिया जाता है। कब, जब एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमारा 0 होता है तब। तो इसका स्टेटमेंट आ जाएगा it states that the entropy of a perfectly crystalline solid can be taken as 0 at at absolute temperature, which is 0। ठीक है, ये इसका सिंपल सा स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए। यहाँ तक समझ में आया?
यहाँ तक समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? आप जब नोट्स लिखोगे तो ये ड्राइंग पक्का आप अपने नोट्स में बनाएंगे, ठीक है? क्लास के बाद मैं ये आपको दे दूंगा, नोट्स आप पक्का बनाओगे, ये सॉरी नोट्स में ये ड्राइंग पक्का बनाओगे। ड्राइंग काफ़ी कुछ हमको समझने में मदद करता है। देन मैथमेटिकली मैथमेटिकली यहाँ से पहले एक लाइन और मैं लिख देता हूँ। एंट्रोपी इज डिनोटेड बाय, एंट्रोपी इज डिनोटेड बाय एस, ठीक है? कैपिटल एस से हम एंट्रोपी को डिनोट करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा डी एस इज इक्वल्स टू टी क्यू बाई टी, ठीक है? अब जैसे यहाँ पे देखो आप क्रिस्टलाइन बॉडी 2 को आप देखिए तो यहाँ पे परफेक्टली अरेंजमेंट है क्रिस्टलाइन बॉडी 2 में, ठीक है? जब हम इसको क्या करेंगे, हीट देना चालू करेंगे तो मेरा ये मॉलिक्यूल्स क्या होगा, हीट लेने के बाद इधर उधर नाचना चालू कर देगा, ठीक? और जिसके वजह से इसका जो एंट्रोपी है वो बिगड़ना चालू हो जाता है, ठीक है? तो उस टाइम पे हम क्या कहते हैं कि जो एस है वो किससे रिलेटेड है, तो टेम्परेचर से रिलेटेड है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंट्रोपी मेरा खराब होना चाहिए, ठीक है? इस चीज को तो जो फॉर्मूला है दैट इज डी एस बराबर डी क्यू बाई टी, ठीक? एंड सी पी इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, ठीक है? ये हमको पता है। देयरफॉर डी क्यू इज इक्वल्स टू सी पी इंटू डी टी, ठीक? अब हम क्या करेंगे, यहाँ से डी क्यू का वैल्यू उठाएंगे और इक्वेशन 1 में डालेंगे। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन 1, ठीक है? इक्वेशन क्या आ जाएगा हमारा, डी एस इज इक्वल्स टू सी पी डी टी डिवाइडेड बाय टी, ठीक है? ये हमारा इक्वेशन चला आया। तो ये एंट्रोपी का इक्वेशन है किसके रिस्पेक्ट में, तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, तो सीपी और डीटी के रिस्पेक्ट में हमारा चलाया। वेयर ds is equals to change of entropy, ठीक है? ds जो है वो हमारा चेंज ऑफ एंट्रोपी है और dt is equals to change of temperature, ठीक है? cp is equals to heat capacity at constant pressure, ठीक? तो यहाँ पे आपका थर्ड लॉ खत्म होता है, एंट्रोपी यहाँ पे खत्म होता है। चलिए एक बार देख लीजिए सारा, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। यहाँ तक क्लियर है?
इक्वेशन 1 के नीचे सीपी, देखो इक्वेशन 1 के नीचे जो सीपी लिखे हैं, सीपी है हमारा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो ये मैंने कल किरचॉफ इक्वेशन बताया था, और ये जो इक्वेशन आपने 11th में भी पढ़ा होगा। एक अभी कांस्टेंट प्रेशर पे जो हम हीट देते हैं उसको हम कहते हैं एंथैल्पी, ठीक है। तो ये एक रिलेशन है कि जब टेम्परेचर और हीट का, ठीक है, हीट और टेम्परेचर का ये एक रिलेशन है जो एंथैल्पी को डिनोट करता है। और क्या, कंचन एक बार कल का वीडियो आप पक्का देखोगे, ठीक है, वीडियो अनलॉक हो गया है, तो कल एक बार पक्का देख लोगे, और उसके बाद कुछ डाउट होगा तो वहां से पूछ लोगे, ठीक है। चलो आज मैं क्लास यहीं पे स्टॉप करता हूँ, इसको पढ़िए।